अब लड़की ने लड़के को थप्पड़ मार दिया तो हमारे जो कानून है ना, एक प्री नोशन है कि लड़के ने कुछ किया होगा। अगर किसी गरीब के पास पैसे नहीं है वो केस कैसे लड़ सकता है? तो हमारे पास एक कानून है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट। ओके। इसमें फ्री लीगल एड दिया जाता है। फ्री लीगल एड मतलब फ्री कानूनी सहायता बिना रुपए के। डिवोर्स के केसेस में भी कोर्ट ने ये बोला कि हस्बैंड के साथ भी क्रुएलिटी हो सकती है। क्रुएलिटी इज वन ऑफ द ग्राउंड ऑफ डिवोर्स एज वेल। डिवोर्स के बाद लड़के को क्या क्या खोना पड़ता है? डिवोर्स के बाद लड़का सब कुछ खो सकता है, प्रॉपर्टी, इज्जत। हेलो कांचल गुप्ता, अक्षय टॉक शो में आपका स्वागत है। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा सबसे ज़्यादा मेन सवाल है, मतलब मेरा क्या सारी ऑडियंस का मेन सवाल है। आम नागरिक के लिए कानून बनाया गया है, उसकी सेफ्टी के लिए बनाया गया, उसके बेनिफिट के लिए बनाया गया है, फिर भी दूर दूर रहता है, उससे बचता है। ठीक है, ऐसा क्यों है? देखिए अक्षय जी, जब हम कानून की बात करते हैं, कोई भी नागरिक कानून से नहीं भागता है। ओके। कानून को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूशन की बात करते हैं, उसमें ओके। बहुत सारी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं। ओके। बेसिकली सबसे पहले पुलिस। ओके। पुलिस के नाम से ही जनता डर जाती है कि पुलिस ओके। के पास जाना है तो पुलिस हमें ही फंसा देगी उस केस में। कई जगह ये धारणाएं ठीक हैं, कई जगह ये धारणाएं गलत हैं कि पुलिस उनको ही फंसा देगी। जैसे कि आप एक एग्जांपल लीजिए हिट एंड रन केस का। ओके। किसी ने किसी गाड़ी को टक्कर मारी, वो गाड़ी को टक्कर मार के भाग गया, आपने वो एक्सीडेंट देखा, आपने पुलिस को कॉल किया, तो सबसे पहले पुलिस आपसे पूछताछ शुरू करेगी क्योंकि आप आई विटनेस हैं। तो उन चीज़ों को लेके इंडिया में लोग भागते हैं इन चीज़ों से कि हमें पुलिस के पचड़े में नहीं फंसना है, कि पुलिस हम ही से शुरू करेगी, फिर हमें गवाहियाँ देने केस में जाना पड़ेगा। तो कोई कानून से नहीं भाग रहा है, कानून का जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है जनता उससे भागती है। और उससे जनता ना भागे, इस चीज़ के लिए हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को काम करना बहुत ज़रूरी है, जिस पे हम शायद बहुत बड़े फेलियर हैं। सड़कों पे एक्सीडेंट हो जाता है तो जिसका एक्सीडेंट हुआ होता है उसको उठाना चाहिए, मतलब लॉ क्या कहती है इसके बारे में? लॉ तो यही कहती है कि उसको उठाना चाहिए। जैसे मैंने लास्ट सवाल में आपको जवाब दिया, ओके। हिट एंड रन का केस है तो वहाँ पे जनता फ़ोन कर दे किसी को कि मैंने एक्सीडेंट देखा, पुलिस वाले को फ़ोन कर दे, तो लोग बट उस चीज़ से भागते हैं। हिट एंड रन के केस में अगर आप एक्सीडेंट देख रहे हैं, लॉ कुछ कहे या ना कहे, आपकी मोरालिटी कहती है। आप ह्यूमन बीइंग हैं, तो इंसानियत कहती है कि कोई सड़क पे मर रहा है, आप उसको हॉस्पिटल पहुंचाएं। तो लॉ भी इस बारे में यही कहता है, बट लोग इस चीज़ से भागते हैं क्योंकि उस प्रोसेस में उन लोगों का एक तो समय जाने वाला है, दूसरा क्योंकि वो आई विटनेस है या वो जिसका एक्सीडेंट हुआ है घायल को हॉस्पिटल लेके जाएंगे, उस चक्कर में उनकी जवाबदेही पुलिस को और अस्पताल वालों को, दोनों को हो जाती है। तो लोग इस चीज़ से भागते हैं। लॉ कहता है कि उठाया जाना चाहिए, इंसानियत कहती है कि उसको उठा के हॉस्पिटल लेके जाओ, इनर कॉन्शियस कहता है कि उसको हॉस्पिटल लेके जाओ, पर फिर भी बहुत केसेस ऐसे देखे जाते हैं कि किसी को सड़क पे मरता हुआ छोड़ दिया जाता है। अगर पब्लिक में कोई लड़की किसी लड़के को थप्पड़ मार देती है, ठीक है, उसका लड़का एक्शन ले सकता है, रिवेंज ले सकता है, इसका कानून क्या है? देखिए सर, आपने एक वर्ड यूज़ किया, रिवेंज। हाँ। रिवेंज तो लॉ की किसी थ्योरी में नहीं है। ओके। ठीक है, अब लड़की ने लड़के को थप्पड़ मार दिया तो हमारे जो कानून है ना, एक प्री नोशन है कि लड़के ने कुछ किया होगा। ओके। और जितने भी कानूनों की आप बात करेंगे वो प्रो फीमेल हैं, ओके। वो प्रो मेल नहीं है। प्रो मेल क्या, मेल के लिए मैं कहूँगी कि शायद कहीं ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमारी सोसाइटल सेटअप ऐसा है जिसमें हम ये मान के चलते हैं अगर लड़की ने लड़के को थप्पड़ मारा है तो कुछ ना कुछ लड़के ने ही गलत उसके साथ कुछ किया है, इसीलिए लड़की ने थप्पड़ मारा है। और लड़का उस पर कोई कानूनी एक्शन लेना चाहे तो ऐसा वो नहीं कर पाएगा। वो अगर आप रिवेंज की बात करें, उल्टा उसने उसको आगे से थप्पड़ मार दिया तो बेचारा और ज़्यादा फंस जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? मतलब लड़कियों को ज़्यादा अधिकार दिया हुआ है और लड़कों का अधिकार है ही नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा कम है उनके राइट्स। लड़कियों के लिए मैं कहूँगी बहुत सारे कानून बने हुए हैं। वो इसलिए ऐसा है कि फीमेल को या वुमेन को हम एक ऑप्रेस्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी मानते हैं। पहले बेटी, फिर बहू, फिर माँ, और औरत को जो राइट्स मिलने चाहिए थे वो नहीं है। आपको आज की डेट में भी लगता होगा कि औरतों के लिए बहुत से राइट है, मैं मानती हूँ, क्योंकि जब मैंने स्टडी की थी और आज के दिन में मैं स्टडी की बात करती हूँ तो शायद मेरी क्लास में से 100 में से 90 लड़के और 10 लड़कियाँ थी। आज की डेट में ये रेशो चेंज होकर 70 लड़कियाँ और 30 लड़कों पे आ चुकी है। तो लड़कियों की एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। बट साथ ही साथ एक चीज़ और है कि जब हम बात करते हैं कि
लड़कियों के राइट दे दिए गए हैं। एक्चुअली में जिन औरतों को, जिन लड़कियों को इन राइट्स की ज़रूरत है, उनको इनके बारे में पता ही नहीं है। जिनको पता है वो इसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। तो अगर उसमें मैं ये दोष मानूंगी, एक शायद मेरे ही साथ के लोगों का, प्रोफेशन की बात करूं, कोई किसी के पास एक तलाक के केस के लिए आता है, लॉ बनाया गया कि उनका मीडिएशन कराओ, कि दोनों को पार्टीज़ को सुनो, बिठाओ, रिकनसाइल करके उनका घर वापस से बसाओ। बट अगर आप कहेंगे कि एक वकील के पास आप गए, वकील शायद से, मैं एक जनरल स्टेटमेंट दे रही हूँ, सबके बारे में नहीं है, कुछ स्पेसिफिक लोग हो सकते हैं कि शायद ही वो रिकन्सिलिएशन की तरफ आगे बढ़े, क्योंकि वकील को उस केस से फीस आनी है। ठीक है, तो वकील अगर रिकन्सिलिएशन के लिए, मीडिएशन के लिए आगे बढ़ेगा, तो एक कहावत है, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, वो अपना घर कैसे चलाएगा। हाँ। एक डाइवोर्स के केस से 5 केसेस और बन जाते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस का आ गया, डॉरी का आ गया, मेंटेनेंस का आ गया, तो वो 5 अलग फीसें हैं वकील की। तो जब हम इन सब चीज़ों की बात करते हैं, तो जिनको पता है वो इसका इस ढंग से फ़ायदा उठा रहे हैं, गलत फ़ायदा भी नहीं कहूँगी। जिनको एक्चुअली में ये राइट चाहिए उन्हें पता ही नहीं है। आप बहुत सारी स्टेट्स में जाइए, जैसे फॉर एग्जांपल आप राजस्थान चले जाइए, आज भी वहाँ पे पर्दा नशीं वुमेन आपको मिलेगी जो घूंघट करके घूम रही है। उसे पता ही नहीं है डोमेस्टिक वायलेंस चीज़ क्या है, उसके लिए तो पति परमेश्वर है, उसके आगे उसकी दुनिया ही ख़त्म हो जाती है, उसका घर, उसके बच्चे, उसका पति। तो मैं ये राजस्थान का एक एग्जांपल बहुत रिमोट एरिया का दे रही हूँ, वेयर आई हैव सीन सच काइंड ऑफ थिंग्स। आई बी नॉट मैंशनिंग द नेम। अदर देन दैट, नॉट इवन इन द राजस्थान, यू गो टू कोलकाता, वेस्ट बंगाल, यू बी फाइंडिंग सच काइंड ऑफ पीपल ओवर देयर एज वेल। सो सोसाइटी अभी भी स्टिल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जहाँ पे फीमेल्स को, कुछ को तो अपने राइट पता है और कुछ उसका सही फ़ायदा उठाती है, पर मैक्सिमम गलत है। जब अल्टीमेटली केसेस प्रूव होते हैं कोर्ट में, तो ये देखा जाता है, आज की डेट में अगर एनसीआरबी का आप डाटा देखें, तो आज की डेट में ये देखा जाता है कि बहुत सारे केसेस फेक केसेस हैं, कि कभी डॉरी का डिमांड नहीं हुआ, कभी डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हुआ, बट क्योंकि मेल को हरास किया जा सकता है इन चीज़ों के लिए, लॉज जो हैं वो प्रो फीमेल हैं, तो इन चीज़ों का गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है। आज के ज़माने में मेल्स का भी रेप होता है, बिल्कुल होता है। उसके लिए भी कोई कानून है? नहीं, उसके लिए कानून कोई नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगेन जब हम रेप की बात करते हैं, तो जिस ज़माने में रेप लॉ बना था, या आज की भी मैं बात करूं, तो इट इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू द डिग्निटी ऑफ अ फीमेल। ओके, फाइन। तो जब अभी रेप केसेस की जब हम बात करते हैं, तो अगेन फिर मैं एनसीआरबी के डाटा पे आ जाऊंगी, बहुत सारे फेक केसेस हैं, बहुत सारे। तो मेल पे इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, अल्टीमेटली अगर वो मेल प्रूव हो गया कि ही इज़ नॉट गिल्टी, कि उसने कुछ नहीं किया था ऐसा, बट उसकी लाइफ तो ख़राब हो गई। एक बार केस रजिस्टर हो गया, सोसाइटी में नाम ख़राब हो गया, उसके बाद वो छूट भी जाए, ज़मानत पे छूट जाए, या परमानेंटली भी क्विट हो जाए, एक उस पर स्टिग्मा, सोसाइटल स्टिग्मा हो जाता है कि इसने XYZ लड़की थी, उसका बलात्कार किया। तो वो सोसाइटी में वापस से खुद को रीएस्टैब्लिश नहीं कर पाता, और हमारी पॉलिसीज़ इस चीज़ पे बहुत साइलेंट है, लॉज भी बहुत साइलेंट है। बट यही अगर मैं एक फ़ीमेल की बात करूं, ठीक है, तो उस केस में अगर वाकई में वो गिल्टी भी प्रूव हो जाता है, फीमेल के लिए बहुत सारी विक्टिम कंपनसेशन स्कीम्स हैं। मेल को भी शायद से कुछ एक चीज़ों के लिए सरकार देख रही है आजकल, बट अभी ऐसा अगर मैं बोलूं कि जो रेप लॉ लिखा गया है, हमारे पास डेफिनेशन में आता है, उसमें मेल इंक्लूडेड है, तो वो नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए कि लड़का लड़की घर से चले गए, अपनी मर्जी से चले गए, घर वाले उनकी शादी नहीं करवा रहे थे। वो 1-1.5 महीना साथ रहे, ठीक है, फिर वो लड़का लड़की के घर वालों ने उन्हें ढूंढ लिया, वापस ले आए। उसके बाद होता क्या है कि जो लड़की वाले हैं ना, वो लड़के पे, जितना मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान देखा या जितना मेरी नॉलेज है, लड़के पे रेप चार्जेस लगाते हैं कि हमारी वो फॉल्स एलिगेशंस ही हैं कि हमारी लड़की को ले गया था, उसके साथ रहा, उसके साथ रेप कमिट करता रहा बार बार। बट वो फॉल्स केस एक बार रजिस्टर हो गया, पूरी की पूरी फैमिली उसमें लड़के की खराब हो जाती है, माँ बाप, भाई बहन, सब उस एक केस में सबके सब फंस जाते हैं, क्योंकि फिर उसमें एक चीज़ और ऐड कर दी जाती है कि उन्होंने साथ मिलके ये सब किया। मैं ये नहीं कहती हूँ कि रेप नहीं होते हैं, रेप बहुत होते हैं, डेटरेंट पनिशमेंट्स भी हो गई हैं, बट फिर भी रेप केसेस में कोई गिरावट नहीं आई है इंडिया में। तो
बट जब दूसरी तरफ का एस्पेक्ट देखो जहाँ पे ये सब चीज़ें होती हैं, फिर लगता है कि लॉ का गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है, और लॉ का गलत फ़ायदा उठाने की वजह से ही कई बार ऐसा मेरे को महसूस होता है कि जो सही लोग भी हैं उन्हें न्याय नहीं मिल पाता है। रेप की क्या सजा है? रेप की सज़ा डेथ पेनल्टी तक हो सकती है सर। ओके, और भी कोई सजा? हाँ, मैक्सिमम सर डेथ पेनल्टी ही है। ऑनर किलिंग क्या? ऑनर किलिंग इज़ बेसिकली रिलेटेड टू मैरिज बिटवीन अ बॉय एंड गर्ल, जो कि प्रोहिबिटेड है। प्रोहिबिटेड मतलब जो कि उनके घर वाले नहीं चाहते हो, लॉ में प्रोहिबिटेड नहीं है। जैसे मान लीजिए कई जाति ऐसी हैं जिसमें सेम जाति में शादी करने की इजाज़त नहीं है, तो उनको भाई बहन माना जाता है। एक गांव के हैं, उनको भाई बहन माना जाता है। अपने से लोअर कास्ट में शादी करते हैं तो वो अलाउड नहीं है। तो जब कभी एक कोई लड़का लड़की ऐसी शादी करने के लिए घर से भाग जाते हैं या ऐसी शादी कर लेते हैं, तो उनके माँ बाप लड़का लड़की को मार देते हैं। तो अपनी इज्जत को बचाने के लिए, ताकि उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए गांव वालों को, और अपनी इज्जत को सेम ढंग से बनाए रखने के लिए कि हमें अपनी इज्जत से ज़्यादा प्यारे अपने बच्चे भी नहीं हैं, तो उस चीज़ के लिए वो अपने खुद के ही बच्चों को मार देते हैं। और जहाँ तक हम कानून की बात करें, एज सच ऑनर किलिंग के नाम से कोई कानून नहीं है। जब ऐसी कोई हत्याएं की जाती हैं ऑनर किलिंग के नाम पे, तो वो मर्डर में ही कवर होती हैं। अगर किसी लॉयर को पता है कि मेरा जो क्लाइंट है वो क्रिमिनल है, तो वो केस लड़ेगा? बिल्कुल लड़ेगा जी, क्योंकि हमारा जो कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का, वो राइट देता है हर किसी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, चाहे किसी सामने से पता है कि XYZ है, इसी ने मर्डर कमिट किया है, प्राइमा फेसाई एविडेंसेस भी उसी के हैं। ऐसा नहीं है कि सामने से पता है बट उसे अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी, उसे भी सुना जाएगा। Okay. तो अगर कोई वकील केस नहीं लड़ेगा तो हमारे कानून में प्रावधान है कि उसे फ्री में सरकार वकील देगी। अच्छा, ये भी है? हाँ जी, क्योंकि दोनों पार्टीज को सुनने के बाद ही कानून अपना फैसला कर सकता है। अब इसमें मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि शायद वो एग्जांपल यहाँ अप्रोप्रिएट है या नहीं, मैं 2 मिनट के लिए सोच नहीं पा रही हूँ, बट फिर भी, जैसे किसी ने मर्डर कर दिया, ओके, तो अब वो मर्डर उसने किस सिचुएशन में किया? क्या वो मेंटली फिट था? क्या उसने सोच समझ के किया, या सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन में कर दिया, कि अचानक से इन द हीट ऑफ मूवमेंट कर दिया? तो बहुत सारे डिफेंसेस भी हैं हमारे पास। तो सामने से दिखा कि उसने गोली चला दी, वो गोली चली कैसे, क्यों चली, इन सब कारणों को जानने के बाद ही उसे सज़ा दी जाएगी। अच्छा। इंसान तो मर चुका है, बट वकील को पता है कि मेरे ही क्लाइंट ने हत्या की है, वो फिर भी उसका केस लड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमें जो भी क्राइम कमिट हुआ है उसकी गहराई तक पहुंचना है कि वो हुआ क्यों है, और उसके हिसाब से फिर सज़ा दी जाएगी। तो उसको पूरा डिफेंस रखने का मौका दिया जाएगा। हमारा संविधान ये प्रावधान देता है। अगर लॉयर को पता है कि मेरा क्लाइंट हारेगा क्योंकि वो क्रिमिनल है, उसकी रेपुटेशन डाउन नहीं आएगी लॉयर की? बिल्कुल नहीं होगी। इसमें बहुत सारे एडवोकेट्स ऐसे हैं जो इसको एज ए चैलेंज लेते हैं। अच्छा, क्रिमिनल को मैं जिता दूंगा? क्रिमिनल को जिता दूंगा, या आप ये कह सकते हैं कि एज ए चैलेंज लेते हैं कि कोई उसका केस नहीं लड़ रहा, तो आई एम द वन हु इज स्टैंडिंग विद हिम, बिकॉज मेरा लॉ कानून ये कहता है, हमारे देश का कानून ये कहता है कि उसको भी न्याय मिलने का अधिकार है, उसको सुना जाना चाहिए। ओके। तो इसलिए बहुत सारे वकील हैं जो इस चीज़ को एज ए चैलेंज भी लेते हैं। तो इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स भी आपको हमारे पूरे के पूरे इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंडर मिल जाएंगी, बहुत से वकीलों की। UCC क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा कोड है कि जिसमें जितने भी हमारे रिलीजन को लेके लॉ है, रिलीजन को नहीं कह सकती हूँ, जैसे शादी को लेके लॉ हैं, उन सब के लिए अलग अलग जो प्रावधान बने हुए हैं, अलग अलग धर्म के हिसाब से, वो सब एक ही कानून के अंडर आ जाएंगे। जैसे हिंदू की अगर मैं बात करूँ, हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर तो एक ही शादी हो सकती है, ठीक है। अगर मैं मुस्लिम लॉ की बात करूं तो वो उनका कस्टमरी लॉ कहता है कि वो 4 शादियां करवा सकते हैं। तो अगर UCC लागू होता है तो वो सब के सब एक ही शादी के अंडर आ जाएंगे,
वो irrespective of the religion of any person, that every person will be governed by UCC only, यूनिफॉर्म सिविल कोड ओनली। तो उत्तराखंड अभी तक हमारे देश में पहली स्टेट है जो कि UCC लाने के हक में है, उसके लिए उन्होंने बिल पेश कर दिया हुआ है। तो शायद से देखिए अगले 1-2 महीने में UCC वहाँ पे लागू हो जाएगा। अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस का विक्टिम है तो उसके राइट्स क्या हैं? देखिए डोमेस्टिक वायलेंस में दोनों कवर होते हैं, मेल एंड फीमेल बोथ। ओके। तो अभी कोविड के दौरान बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं जिसमें कोर्ट ने बोला है कि क्रूएलिटी सिर्फ फीमेल के साथ नहीं होती, या डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ फीमेल के साथ नहीं हो रहा, वो मेल के साथ भी हो रहा है। तो उसके लिए डोमेस्टिक वायलेंस की अगर मैं बात करूँ तो डोमेस्टिक वायलेंस उन पे कोई भी कर सकता है। डोमेस्टिक वायलेंस मारपीट नहीं है, सिर्फ फिजिकली किसी को हरास करना, ये डोमेस्टिक वायलेंस में मेंटल हरासमेंट भी आती है। मेंटल हरासमेंट का एग्जाम्पल लीजिए कि बात करते हुए हर समय टॉन्टिंग करना। तो अल्टीमेटली जब मेंटल हरासमेंट होती है, दैट इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू डिप्रेशन इश्यूज। ठीक है। तो मेंटली एक पर्सन ड्यू टू द बिहेवियर ऑफ समवन इज गेटिंग अफेक्टेड। तो डोमेस्टिक वायलेंस में दोनों तरह की चीज़ें आएंगी, और मेल और फीमेल दोनों के पास डोमेस्टिक वायलेंस के अंडर राइट है। गुड टच बैड टच के बारे में बताइए। हाँ जी, गुड टच बैड टच एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें स्कूल में जो बच्चे उनको बताना बहुत ज़रूरी है। Okay. क्योंकि हमारी सोसाइटी में आजकल देखा जा रहा है कि सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। Okay. अब बच्चे को कोई कैसे छू रहा है बच्चा नहीं बता पाता। अब बच्चे को ये पता होना ज़रूरी है उसको कौन कैसे कहाँ छू सकता है। तो जैसे आपने मेरी इंट्रोडक्शन में बताया कि मैं लीगल एड की कैंपेन्स करती हूँ। Yes. तो हम लोग बहुत सारे स्कूल्स जो कि 5वीं तक के हैं उन स्कूल्स में जाते हैं। सरकार ने एक कोमल नाम का वीडियो इशू किया हुआ है। अच्छा। तो वो 10-1 मिनट का वीडियो है जो कि अपने आप में इतना बढ़िया एक्सप्लेनेशन देता है कि बच्चे को कौन कब कहाँ कैसे छू सकता है और कहाँ नहीं छूना है। Okay. और उसमें एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है जिसमें बच्चों को हम याद करवा के आते हैं 1098। तो कि आपको लगे कभी आपको ऐसा महसूस हो कि किसी ने आपको गलत ढंग से छुआ है या कोई आपके साथ गलत करने की कोशिश कर रहा है, तो आप किसी के भी नंबर से ये नंबर डायल कर सकते हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है ये, और ये थ्रू आउट द कंट्री सेम है। तो बच्चों को आज की डेट में जागरूक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि जो 4, 5, 6, 7 साल के बच्चे हैं ये नहीं समझ पाते हैं। बड़े बच्चे फिर भी समझ पा रहे हैं कि उनको कोई किस ढंग से छू रहा है। तो हम उन्हें समझाते हैं कि कोई आपको छू रहा है, अगर आपको एक सिक्स सेंस होती है कि आपको गंदा फील हो रहा है कि ये मेरे को ऐसे क्यों छू रहा है, तो आपको दौड़ के जाके अपनी मम्मी को बताना है, अपने पापा को बताना है, दादी को बताइए। घर में आप बाहर हैं कहीं तो जिस पे आप विश्वास कर सकते हैं आप उससे बताइए, अपनी टीचर को बताइए, कहीं पे भी हो रहा है आपके साथ। तो गुड टच बैड टच आजकल एक ऐसा कंसेप्ट है जिस पे बच्चों को अवेयर कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वो सेगमेंट है सोसाइटी का जो कि सबसे ज़्यादा प्रोन है टू द सेक्सुअल हरासमेंट, जिनको समझ ही नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो इसलिए सरकार ने एक कैंपेन चलाया था जिसके अंडर हमने फर्दर एक कैंपेन चलाया अपने आसपास के स्कूल्स में, बेसिकली सरकारी स्कूलों में, क्योंकि सरकारी स्कूलों में बहुत सारा चीज़ों की मुहैयत नहीं है कि वो लोग हर चीज़ बच्चों को बता सके, वीडियोस दिखा सके। तो हमारी कोशिश रहती है कि वहाँ जाएं, उन लोगों को बताएं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लॉस क्या हैं? ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है बेसिकली वो ज़रूरी नहीं है कि लड़कियों की होती है, वर्ड यूज़ हुआ है ह्यूमन। ओके। तो वो औरतों की भी हो सकती है, मर्दों की भी हो सकती है, बच्चों की भी हो सकती है, जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों इंक्लूडेड हैं। ओके। ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती है वो बेसिकली कौन लोग करते हैं, जिनको उसमें से पैसा चाहिए। यस। ठीक है, वो लड़के लड़कियों को, औरतों को बेचते हैं, उनसे प्रोस्टिट्यूशन का काम करवाते हैं। हमारा कानून इस चीज़ को लेके बहुत सख्त है। कानून कहता है कि ऐसा कोई भी काम करवाने वाला, करने वाला, उसको सज़ा हो सकती है 7 साल तक की। बट क्योंकि जितना हम लोग अखबारों में पढ़ते हैं या जितना हम केस लॉज पढ़ते हैं, ये एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं रैकेट चला हुआ है आजकल। पूरा का पूरा एक माफिया है जो ये सब काम कर रहा है। बच्चे खरीदे बेचे जाते हैं, औरतें खरीदी बेची जाती हैं, उनसे अपने गेन के लिए काम करवाया जाता है। तो मैं आजकल ये सब्जेक्ट भी पढ़ा रही हूँ। Okay. थोड़े दिन पहले मैंने अपने स्टूडेंट्स को दिखाने के लिए एक वीडियो देखा।
तो हमारे किसी एक बॉर्डर एरिया के पास एक पूरे का पूरा गांव है जिसमें लड़कियां सिर्फ यही काम करती हैं। तो एक लड़की का इंटरव्यू मैंने पूरा सुना जिसमें उसने ये बोला कि मेरे घर वालों पे 10 लाख का लोन था, मेरे 4-5 भाई बहन हैं, तो मैंने 10 लाख का लोन उतारा है। तो उसको देख के लग नहीं रहा था कि वो अडल्ट है, बट फिर भी वो तैयार ऐसे हो रही थी। तो उसका कहना है कि उसके पास दिन के 4 से 5 कस्टमर आते हैं। उन चीज़ों को देख के आज भी रोंगटे खड़े होते हैं। बट फिर भी अगर हम कहते हैं कानून है, बट फिर भी ये सब चीज़ें हो रही हैं। कहीं ना कहीं कानून तो है बट हम लोग उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, और इम्प्लीमेंट ना होने की बहुत बड़ी वजह फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ही मैं तो पर्सनली यही मानती हूँ। अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर करप्शन करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर क्या राइट ले सकते हैं, उसके ऊपर क्या एक्शन ले सकते हैं? हमारे पास अगेन फिर बोलूँगी एक लॉ है, द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। ओके। प्रिवेंशन वर्ड है रोकथाम, मतलब कि करप्शन को रोकने के लिए। करप्शन बहुत ढंग से होती है। करप्शन सिर्फ पैसा लेना नहीं है कि मेरा काम किया पैसा लिया। बहुत सारे बिल्डिंग्स के प्रोजेक्ट पास होते हैं जिसमें टॉप फ्लोर किसी ऑफिसर का होता है, तो वो भी करप्शन है। कहीं भर्ती हो रही है तो वहाँ पे अपने किसी रिश्तेदार को लगवा देना, वो भी करप्शन है। तो करप्शन सिर्फ पैसा लेना देना नहीं है। और जहाँ तक हम बात करें कि उस पे क्या एक्शन लिया जा सकता है, देखिए सबसे पहले तो जब ऐसे कोई एलिगेशंस लगते हैं तो उसके लिए इंक्वायरी होती है। ठीक है। डायरेक्टली उसको जॉब से नहीं निकाला जा सकता। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंक्वायरी अगर सब्सटेंशियल एविडेंस है तो उसे सस्पेंड किया जाता है। IPC 498A क्या है? 498A क्रूएलिटी है। जैसे अभी हमने डोमेस्टिक वायलेंस की बात की, डोमेस्टिक वायलेंस में भी हमने बात की थी कि फिजिकल एंड मेंटल हरासमेंट दोनों है। क्रूएलिटी भी फिजिकल भी हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है। तो जब 498A की बात करते हैं तो अगेन डोमेस्टिक वायलेंस के सेक्शन और ये दोनों टुगेदर भी हो सकते हैं, साथ में भी लगाए जा सकते हैं अगर चार्जेस लगते हैं, और अलग से भी लग जाते हैं। ठीक है। तो 498A में फीमेल्स जो हैं basically they are included, but during COVID male has been also included and that section has been interpreted in such a way that cruelty can be there with male as well. कोविड के टाइम पीरियड में ये? हाँ, बिकॉज बहुत सारे केसेस ऐसे आए जिसमें हस्बैंड को लगता था, बिकॉज हस्बैंड एंड वाइफ वर लिविंग टुगेदर, घर से बाहर कोई जाना अलाउड नहीं था। हाँ। तो तब डोमेस्टिक वायलेंस में और क्रूएलिटी में डिवोर्स के केसेस में भी कोर्ट ने ये बोला कि हस्बैंड के साथ भी क्रूएलिटी हो सकती है। क्रूएलिटी इज़ वन ऑफ द ग्राउंड ऑफ डिवोर्स एज वेल। Yes. तो उन्होंने बोला कि हस्बैंड के साथ भी क्रूएलिटी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट का एक केस आया जिसमें नाम तो मेरे को भी याद नहीं है केस का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि वाइफ अपने हस्बैंड को फोर्स कर रही थी कि वो अपने माँ बाप के साथ नहीं रहेगा, वो उसके साथ अलग रहे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला इट इज़ अ क्रूएलिटी टूवर्ड्स हस्बैंड। हाँ, सही। तो वो अपने माँ बाप के साथ रहना चाहता है तो तुम उनको अलग करना चाह रहे हो, तो वो क्रूएलिटी है एंड ही कैन आस्क फॉर द डिवोर्स ऑन दिस ग्राउंड। ओके। तो क्रूएलिटी, डिवोर्स के बाद लड़कियों को क्या क्या खोना पड़ता है? डिवोर्स के बाद लड़का सब कुछ खो सकता है, प्रॉपर्टी, इज्जत, मतलब 50% पैसा। हिस्सा उसे देना पड़ता है प्रॉपर्टी का? डिपेंड करता है आप कौन है। आप ऋतिक रोशन है तो हो सकता है। ओके। नहीं, अगर हम नागरिक जैसे हैं तो उसका मतलब उसके आम नागरिक के लिए भी लड़की को क्या मिलेगा ये डिपेंड करेगा कि लड़की क्लेम क्या कर रही है। देखिए जब शादियां होती हैं तो काफ़ी सारे खर्चे होते हैं, तलाक होगा तो वो खर्चे की भरपाई तो होगी। और फिर दूसरी चीज़ है कि लड़की आपसे क्या क्लेम कर रही है, क्योंकि कानून ये कहता है कि लड़की आप चाहे किसी भी घर से लेके आए हो, आपने उसको एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो दिया है, आपको उसको उस हिसाब से मेंटेन करना है। अच्छा। तो इसीलिए मैंने बोला कि अगर आप ऋतिक रोशन है तो हो सकता है सारी देनी पड़ जाए। तो दूसरी चीज़, लड़की आपसे क्या क्लेम कर रही है, मंथली अलाउंसेस, लमसम अलाउंसेस। ओके। तो वो दोनों चीज़ों में से लमसम अलाउंसेस का मतलब है कि अगर आप म्यूचुअली डिवोर्स ले रहे हैं, एक अमाउंट आपने तय करके लड़की को दे दिया कि इतने में, मतलब ये अमाउंट मैं दे सकता हूँ, कोर्ट में सेटलमेंट हो गया। ठीक है। मंथली अलाउंसेस की जब तक वो लड़की दोबारा शादी नहीं करवाती है, अच्छा, टिल द टाइम शी री मैरिज। ओके। तो लड़के ने चाहे तलाक दे दिया है, हाँ, उसको सारी ज़िंदगी उसको महीना का खर्चा देना होगा। अच्छा। तीसरी चीज़, अगर उसमें से लाइक लड़का 10,000 कमाता है तो लड़की को कितने पैसे देगा? ये जज साहब तय करेंगे सर, कोई डिस्क्रिशनरी पावर इज देयर विद जज साहब। अच्छा।
कोई ठीक है। फिक्स नहीं है लिमिट कि 10,000 का 10,000 देगा, 10,000 में से 5 देगा, 10 में से 3 देगा, कोई लिमिट फिक्स नहीं है। ओके। इसमें कई बार क्या होता है कि लड़के वाले भी इसमें कई बार चालाकी खेलते हैं, माँ बाप लड़के को जायदाद से बेदखल कर देते हैं। अच्छा। तो ऐसे बहुत सारे केसेस देखे गए हैं, बट उसमें कोर्ट ने फिर कई बार स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। ठीक है। और वाइसा वर्सा भी देखे गए हैं। लड़की अगर सरकारी नौकरी में है, लड़की सरकारी नौकरी छोड़ देती है ताकि उसे मेंटेनेंस मिले। अगर वो कमा रही है तो उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा ना, ठीक है, हाँ वो तो है। तो वो वाइसा वर्सा है दोनों केसेस में। नहीं, अगर लड़के पर मतलब क्रूएलिटी होती है, ठीक है, तो गलती तो उसकी नहीं है लड़के की, और वो डिवोर्स चाहता है, फिर भी उसको प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी आधी। डिवोर्स बिल्कुल प्रॉपर्टी आधी नहीं सर, ये कंसेप्ट आपका गलत है। डिपेंड करेगा वॉट एवर द जज विल डिसाइड, बिकॉज डिवोर्स चाहे लड़का मांग रहा है चाहे लड़की मांग रही है, द मेंटेनेंस ऑफ द गर्ल नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। क्योंकि जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि हम फीमेल को एक ऑप्रेस्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी मानते हैं। अगर आप मान लीजिए, देखिए बहुत मैं एक जेन्युइन सी बात करूंगी, टेकिंग एग्जांपल फॉर आवर रूटीन लाइफ्स। ओके। लड़के का दोबारा ब्याह इजीली हो जाता है हमारी सोसाइटी में, हाँ। पर लड़की के साथ एक बार तलाकशुदा का वो एक टाइटल लग गया तो उसका ब्याह दोबारा करवाना मुश्किल है। उसके घर वाले ही उसे वापस रखना पसंद नहीं करते कि सोसाइटी हमें ताने मारेगी, हाँ। हम सोसाइटी में कैसे एग्जिस्ट करेंगे। पर ये चीज़ हमारी सोसाइटी में लड़कों के साथ बहुत कम है कि वो तलाकशुदा है तो कोई बात नहीं, तो उसकी शादी फिर भी हो जाएगी। लड़की के तो घर वाले उसको खुद नहीं रखते, तो वो कैसे मेंटेन करेगी। ये तो मैंने आपको चलिए एग्जाम्पल दिया कि वो अपनी नौकरी छोड़ देती हैं, वो उनको बेदखल कर देते हैं। बट अगर जेन्युइन केस है, लड़की कुछ नहीं कमा रही है, वो ग्रेजुएट है, शादी के 10 साल बाद उसका तलाक हो रहा है, तो वो कहाँ जाएगी? उसके माँ बाप उसे नहीं रख रहे, उसका पति उसे छोड़ रहा है, तो हाउ शी विल सर्वाइव? तो अल्टीमेटली दैट नीड टू बी टेकन केयर, इसीलिए ये प्रावधान बनाया गया। बट हाँ, फिर से वही सेम चीज़ है कि बहुत जगह इसका गलत इस्तेमाल होता है। अगर किसी गरीब के पास पैसे नहीं है, वो केस कैसे लड़ सकता है? हाँ जी, किसी गरीब के पास अगर पैसे नहीं है ना, तो हमारे पास एक कानून है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट। ओके। इसमें फ्री लीगल एड दिया जाता है। ओके। तो फ्री लीगल एड के लिए जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट है, इसमें 3 लेवल पे। थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, क्या एड, क्या मतलब? फ्री लीगल एड मतलब फ्री कानूनी सहायता बिना रुपए के। उसमें हर स्टेट ने अपना अपना तय किया हुआ है कि कितनी आय हो, उसके अंडर जो आय वाले आते हैं उनको वो फ्री में कानूनी सहायता देते हैं। कोई केस लड़ना हो उसके लिए हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ होती हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ हैं, उसके ऊपर सबसे हाईएस्ट पे नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ हैं। अच्छा। तो जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ हैं, सबसे पहले उनके पास एक परमानेंट लोक अदालत का कंसेप्ट होता है, जिसमें उन्होंने कुछ एक पैनलिस्ट एडवोकेट रखे होते हैं। ओके। ओके। तो फिर उनका खर्चा सरकार उठाती है। जैसे कोई फीमेल है, फीमेल की कोई इनकम हो या ना हो, कितनी भी इनकम हो, फीमेल फ्री लीगल एड की कैटेगरी में आती है। और जैसे मैं पंजाब स्टेट की बात करूं तो 3 लाख से कम की आय है तो आप फ्री लीगल एड क्लेम कर सकते हैं। 3 लाख तक? 3 लाख से कम की आय है कम की है तो आप फ्री लीगल एड, मतलब सरकार पे करेगी? सरकार जो भी वकील आपको देगी वो सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार उसे क्या देगी क्या नहीं देगी। अच्छा। वो सरकार के पैनलिस्ट एडवोकेट्स होते हैं। अच्छा। तो ये फ्री लीगल एड का कंसेप्ट, ये तो मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट की बात की। जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ है ना, जितने भी लॉ के कॉलेजेस होंगे उस डिस्ट्रिक्ट में, ओके। उन सब में लीगल एड क्लिनिक बनवाती है। ये एक मैंडेट है ओके। लीगल एड क्लिनिक होना हर लॉ कॉलेज में। तो वहाँ से शुरुआत होती है कि उनके पास जाइए, अगर आपको लगता है जहाँ तक वो आपका मसला सुलझा सकते हैं वो सुलझा दें, अगर नहीं सुलझा सकते हैं तो वो आपको डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ भेज देते हैं, या आप डायरेक्टली भी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ के पास जा सकते हैं। कि अगर आप नहीं जा सकते, आपका केस लग गया, मान लीजिए आप Okay. कोर्ट रूम में गए जज साहब के सामने, तो आप कह रहे हैं मेरे पास वकील नहीं है और ना Okay. मेरे पास पैसे हैं, तो जज साहब फिर लीगल सर्विसेज वालों को बोलेंगे कि इनको वकील दीजिए क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है। अगर वो झूठ बोल दे कि मेरे पास पैसे नहीं, फिर? नहीं, उसके लिए इनकम सर्टिफिकेट लगता है ना सर। फिर कानून ऐसे, मतलब सरकार भी इतनी बेवकूफ़ तो नहीं है। अच्छा, तो इनकम सर्टिफिकेट तो बना के लगवाना पड़ेगा क्योंकि उस कैटेगरी में आप फॉल कर रहे हैं या नहीं वो देखना पड़ेगा। ओल्ड एज पीपल फ्री लीगल एड की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। तो क्योंकि हमने उन लोगों को बहुत सारे अधिकार वैसे भी दे रखे हैं, देने पड़ेंगे क्योंकि वो हमारी एक सोसाइटी का बहुत बड़ा पॉपुलेशन का हिस्सा हैं। अच्छा। तो
उनके लिए अलग से इसमें प्रावधान है कि वो भी फ्री लीगल एड की कैटेगरी में आते हैं, बच्चे आते हैं। तो फीमेल तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, 3 लाख से कम की इनकम का तो हर कोई आता है। तो इस वजह से सरकार ने उनको, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब हम बात करते हैं संविधान की, तो संविधान कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल राइट बिफोर लॉ। ओके। तो हर किसी को, हमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम के अंदर हर किसी को न्याय दिलवाना है, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है। तो गरीब के लिए सरकार ने प्रावधान किया है, अमीर खुद के लिए खुद प्रावधान कर लेता है। अगर गोलगप्पे वाला कोई मिलावट कर देता है तो वो भी कानून के शिकंजे में आ सकता है? हाँ जी, बिल्कुल आ सकता है। जो हमारा फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट है, उसके अंदर प्रावधान है, जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं इनके लिए फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एजेंसी ऑफ इंडिया जो है वो कुछ एक जागरूकता कैंपेन्स चलाती है, अवेयरनेस कैंपेन चलाती है कि हाइजीन कैसे मेंटेन करना है। तो वो उनको वहाँ पे ट्रेनिंग भी दी जाती है, विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। आपने देखा होगा कि बहुत साल पहले तक वो ग्लव्स नहीं पहनते थे, टोपी नहीं पहनते थे। आजकल कोई ठेल लगा रहा है तो वो ग्लव्स पहन के फिर पानी निकाल के गोलगप्पा दे रहा है। वो इसी वजह से है क्योंकि कानून ने उन पे थोड़ा सा शिकंजा कसा है। और दूसरा, इस एक्ट के अंडर जो फूड इंस्पेक्टर्स हैं वो उनका सैंपल लेके उसको सीज कर सकते हैं, फिर उसे लेबॉर्ट्री में भेजा जा सकता है। तो अगर वो सैंपल गलत निकल आए कि जो क्वालिटी के जो फूड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स हैं उससे मैच नहीं कर रहा है, तो उन पे पेनल्टी इम्पोज की जा सकती है। पेनल्टी मतलब फाइन? पहले सज़ा होती थी, अब सिर्फ फाइन ही है। तो वो फाइन 25,000 रुपये तक का हो सकता है। 25,000? जी, आपको सुनने में शायद 25,000 ज़्यादा लग रहा है, बट जहाँ तक बात आती है ह्यूमन बीइंग की हेल्थ की, तो वो उसका कोई मोल नहीं है। मुस्लिम रिलीजन में 4 शादियाँ क्यों अलाउड है? देखिए, वो उनका कस्टमरी लॉ है जिसको कि चैलेंज नहीं किया जा सकता। अच्छा। ठीक है। तो जब हिंदू मैरिज एक्ट पास हुआ, हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर हिंदू की डेफिनेशन में बहुत से कास्ट कवर है, बहुत से रिलीजन कवर हैं, जिसमें मुस्लिम कवर नहीं है। मुस्लिम का जो शादी है, सक्सेशन है या सक्सेशन राइट है, डिवोर्स राइट है, वो मुस्लिम पर्सनल लॉज के अंडर ही गवर्न होते हैं। तो जो कि उनके रिलीजन के हिसाब से उन्हें अधिकार दिया गया है, जिस पे लॉ की कोई इंटरफेरेंस नहीं है। 304B सेक्शन के बारे में बताइए। सर, ये एक ऐसा सेक्शन है जो कि काफ़ी ट्रेजिडिक चीज़ से रिलेटेड है, दैट इज़ डॉरी डेथ। डॉरी डेथ का मतलब अगर हम माने तो वो ये है कि दहेज की मांग पूरी ना होने पे लड़की को मार दिया जाना। हमारे देश में डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट एक पास किया गया है। दहेज ना दिया जा सकता है, ना लिया जा सकता है। जो दहेज दे रहा है या जो दहेज ले रहा है, दोनों ही कानूनी तौर पे अपराध कर रहे हैं। ये अपराध है? जी, हमारा डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 है। अच्छा। जिसमें दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही कानूनी रूप से अपराध हैं, और इसमें भी 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। बट फिर भी कुछ एक एक्सेप्शन उसमें क्रिएट किए गए हैं। जैसे कि कोई कस्टमरी तौर पे देता है, कस्टमरी तौर पे, क्योंकि हम हिंदू रिलीजन की बात करें तो हम स्त्री धन की बात करते थे। अगर हम इसका हिस्टोरिकल कंसेप्ट देखें तो स्त्री धन दिया जाता था क्योंकि उसको नए घर में जाना है, वहाँ जाके वो एकदम से चीज़ें नहीं मांग सकती, तो उसके माँ बाप उसे कुछ दे के भेजते थे। कन्यादान होता था, वर दक्षिणा होती थी, क्योंकि वो किसी की लड़की को लेके जा रहा है तो दक्षिणा के रूप में वर को कुछ दिया जाता था कि तुम हमारी लड़की की देख रेख करोगे, इसलिए दिया जाता। बट धीरे धीरे ये एक ईविल बन गया, तो लोग अपनी हैसियत से बाहर जाके भी शादियां करते हैं। तो जब हैसियत से बाहर जाके शादियां होती हैं तो ये बहुत आम तौर पे देखा गया है कि जो लोग पहले तो शादी कर देते हैं, बाद में उस हिसाब से अगर दोबारा से कोई डिमांड आती है, ससुराल वाले लड़की के कुछ मांगते हैं, अगर वो नहीं दे पाते तो फिर वो लड़की को प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं। अच्छा। उसके लिए लड़की को मजबूर किया जाता है कि वो घर वालों से रुपए लाए, कोई चीज़ चाहिए वो लाए, गहने लाए। तो अगर वो डिमांड पूरी नहीं होती तो 304B, अगर उस डिमांड पूरी ना होने पे लड़की को मार दिया जाए तो 304B जो है वो सामने आता है, जिसको कि हम डॉरी डेथ कहते हैं। और इसमें कई प्रिजम्पशंस भी हैं। प्रिजम्पशन है कि लड़की की डेथ हो गई किसी ऐसे सर्कमस्टांसेस में जो सस्पिशन क्रिएट करते हैं, ठीक है, दैट टू इन विद इन 7 ईयर ऑफ मैरिज। या लड़की ने अपने घर वालों को कॉल किया और बताया कि ऐसे ऐसे मेरे से मांग की जा रही है, मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं,
और उसके बाद लड़की की डेथ हो जाती है। तो ये तो मैं आपको 2 एग्जांपल्स दे रही हूँ, बहुत सारी और प्रिजम्पशंस हैं डॉरी डेथ को लेके। ओके। बट डॉरी में एक और एक्सेप्शन क्रिएट किया गया, जैसे मैंने आपको हिंदू रिलीजन के बारे में बताया, द सेम इज़ देयर विद द मुस्लिम रिलीजन। मेहर, जो शादी के टाइम पे मेहर का रकम तय किया जाता है, वो डॉरी नहीं है। तो ये हमारे लॉ ने ही एक एक्सेप्शन क्रिएट किया, क्योंकि वो कस्टमरी लॉ है उनका, कस्टमरी लॉ के अंडर वो अपना मेहर का रकम देते हैं। द सेम वे जैसे मैंने आपको बताया कि वरदक्षिणा, स्त्री धन, तो कुछ एक एक्सेप्शन लॉ ने ही क्रिएट किया ताकि किसी के रिलीजियस सेंटीमेंट या माँ बाप के जो सेंटीमेंट्स है, इमोशनल एस्पेक्ट है, वो हर्ट ना हो। बट आज की सोसाइटी में ये देखा जाता है कि लोग बढ़ चढ़ के शादियां करते हैं, एक स्टेटस सिंबल बन चुका है शादी करना। तो उस वजह से ये जो लेन देन किया जाता है, तो ये जो लेन देन है ये कई बार लड़की पे बहुत भारी पड़ जाता है। इंटर रिलीजन में अगर कोई मैरिज कराता है, क्या वो लीगल है? जी, शादी कोई भी है, जब तक कि पर्सनल लॉज के अंडर प्रोहिबिट नहीं है, तो आई थिंक वो लीगल ही है। अगर इंटर रिलीजन शादी होती है, उसका आजकल शादी रजिस्टर कराना ज़रूरी हो चुका है। इंटर रिलीजन शादी होती है तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर कवर होगी। मतलब मैरिज सर्टिफिकेट भी होना चाहिए? हाँ जी। ठीक है। ओके। तो इंटर रिलीजन जो मैरिज है वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर कवर होगी। मुस्लिम लॉ सिर्फ मुस्लिम्स के लिए है, उनका पर्सनल लॉ। तो शरीयत और शिया लॉज जो उनके हैं वो उनके लिए हैं। तो जहाँ पे इंटर रिलीजन मैरिज होगा, तो इंटर रिलीजन मैरिज का मतलब है 2 डिफरेंट रिलीजन में शादी हुई है। ठीक है। तो या तो अगर वो हिंदू की डेफिनेशन के अंडर हिंदू मैरिज एक्ट में कवर हो रहे हैं दोनों रिलीजन, तो हिंदू मैरिज एक्ट लगेगा। अगर वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर कवर नहीं हो रहे हैं, तो स्पेशल मैरिज एक्ट एक हमारे पास है, जिसके अंडर वो अपनी शादी को रजिस्टर करा सकते हैं और उनकी शादी वैधता पाएगी। मैरिज इंस्टीट्यूशन का फ्यूचर क्या है? देखिए, मैरिज इंस्टीट्यूशन एक सेक्रामेंटल इंस्टीट्यूशन माना गया है हमारे यहाँ। ओके। तो मोर और लेस लॉ कहता है सेक्रामेंटल प्लस कॉन्ट्रैक्ट। बट आज की डेट में आप शादियां देखें, वो मोर और लेस सेक्रामेंटल कम और कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा है। शादियां पहले भी 2 परिवारों में होती थी, आज भी 2 परिवारों में ही होती हैं शादियां, बट 2 परिवारों में लोग वो परिवार की रह नहीं गई हैं। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे? क्योंकि आजकल एक कंसेप्ट बहुत ज़्यादा चला हुआ है लिव इन का। ट्राई एंड टेस्टेड वाली चीज़ है। इफ़ आई टॉक अबाउट लिव इन रिलेशनशिप, तो पहले रह के देख लो, आपको ठीक लग रहा है तो फिर शादी करवा लो, नहीं ठीक लग रहा है तो छोड़ दो। तो अब लिव इन को भी रिकॉग्निशन मिल रही है। उत्तराखंड में तो अब यूसीसी लगेगा, तो शायद लिव इन भी आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा कि आप लिव इन में किसके साथ रह रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे शादी के कंसेप्ट की। तो जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप हो रही है, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, घरों से बाहर कोई नौकरी के लिए निकल रहा है, कोई पढ़ने के लिए निकल रहा है, तो वो एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीने के बाद घर में रहना आजकल बच्चे बहुत कम पसंद करते हैं। फिर उन्हें लगता है कि हम इतने साल बाहर रह लिए, घर पे माँ बाप है, इनको देखना पड़ेगा, रोक टोक है। तो जो शादी का कंसेप्ट है, मोर और लेस आज की डेट में, ये मेरा पर्सनल व्यू है कि कॉन्ट्रैक्ट है। शादी परिवारों के साथ साथ जायदाद के साथ भी होती है। लड़की पढ़ी लिखी है, बहुत अच्छी बात है, लड़की अच्छी फैमिली से है, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले क्या देखा जाता है, लड़का क्या कमा रहा है, कितनी जायदाद है, कल को लड़की को कैसे रख पाएगा। तो सेक्रामेंटल से ज़्यादा अभी एक कॉन्ट्रैक्ट का शेप ले रहा है। तो शादी का इंस्टीट्यूशन जो है, शायद ये एक जगह पे ठीक भी है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बनता जा रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली हर किसी को फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, सोसाइटल सिक्योरिटी चाहिए, जो कि शायद शादी देती है, शायद कईयों को नहीं भी देती है। तो ये अपना एक पर्सनल प्रोस्पेक्ट है कि शादी का इंस्टीट्यूशन अच्छा है या बुरा है। ये इस स्टेटमेंट पे मैं नहीं बोल पाऊँगी, क्योंकि ये अपना पर्सपेक्टिव है हर किसी का। किसी के लिए वो बहुत अच्छा है, किसी के लिए वो शायद बहुत बुरा है। कोई उससे बचना चाहता है, कोई हमेशा के लिए उसी में रहना चाहता है। इंडिया में वुमेन की सेफ्टी के लिए बहुत से लॉज हैं, है ना? तो मैन की सेफ्टी के लिए कोई भी लॉ नहीं है? देखिए, इंडिया में वुमेन की सेफ्टी के लिए लॉ क्यों बनाए गए हैं, क्योंकि जो वुमेन है, एक तो ऑप्रेस्ड सेक्शन मानी गई है, दूसरा कहीं ना कहीं फिजिकली वो शायद मेल से वीक है। हम बात करते हैं डॉरी डेथ की, हम बात करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस की, हम बात करते हैं मैट्रिमोनियल रेप की। मैट्रिमोनियल रेप ये क्या? घर के अंदर ही। अच्छा।
घर के अंदर ही वो सेफ नहीं है, हो सकता है कोई रिश्तेदार है, कोई दोस्त है, कोई आस पड़ोस का है, पति ही है. व्हेन वी टॉक अबाउट सेक्सुअल इंटरकोर्स, अगर फीमेल का मन नहीं है एंड हस्बैंड इज ट्राइंग टू डू दैट ऑल्सो अमाउंट्स टू रेप. तो वो अपने ही घर में सेफ नहीं है. आजकल बच्चियां अपने घर में सेफ नहीं है. अब मैं बच्चियों की बात क्या करूं, बच्चे भी आजकल लड़के भी अपने घर में सेफ नहीं है. छोटे बच्चे की अगर मैं बात करूं तो जब इसीलिए गुड टच बैड टच का कंसेप्ट आया. आप मेल की सेफ्टी किस कंसेप्ट में चाहते हैं? आप बताइए. नहीं, मैं आपसे इसीलिए पूछ रही हूँ, उसी हिसाब से फिर मैं आंसर दूंगी ना कि सर आप मेल की सेफ्टी किस हिसाब से चाहते हैं. मेल फीमेल को, जहाँ तक हमारी सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी की बात है, मेल फीमेल को हमेशा अपने से नीचे ही समझता है. आज की डेट में भी अगर किसी की वाइफ उससे ज़्यादा कमा रही होगी तो शायद ही एक आध एक्सेप्शनल केस मिलेगा जिसको ये बात अच्छी लगेगी मेरी बीवी मेरे से ज़्यादा कमा रही है. नहीं तो वो बात हमेशा खलती है ईगो पे. पति, बीवी खाली बैठी हो, पति कमा रहा हो, बीवी को चलता है. बट बीवी कमा रही हो और पति ना कमा रहा हो, पति कम कमा रहा हो, पति ना कमा रहा हो, ये पति को नहीं चलता है. इफ़ यू टॉक अबाउट सेफ्टी ऑफ अ मेल with regard to moving on roads in night, what type of safety you need? You think a female is that much capable that he can commit rape to a male in the night? No, it's always happening with the females only. अच्छा. If you talk about kidnapping, because it is something, if you talk about kidnapping is there not for males, it is there for females in the night. जो इंसान एबॉर्शन करा रहा है उसके खिलाफ क्या लॉ है? देखिए, अबॉर्शन दो तरीके से हो सकता है, दो ढंग से. पहली चीज़ तो ये है कि अगर कोई डायग्नोज करवाता है कि लड़का है या लड़की है, तो प्री नेटल डायग्नोज जो है वो इलीगल है. आपने कभी मैटरनिटी हॉस्पिटल में जाओ तो वहाँ लिखा होता है यहाँ लिंग निर्धारित टेस्ट नहीं किया जाता. हाँ जी. तो वो इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि वो टेस्ट करवाना कानूनी अपराध है. करना भी और करवाना भी कानूनी अपराध है. ओके. तो अगर वो कोई ऐसा करता है तो वो कानूनी अपराध कर रहा है. दूसरा चीज़ ये है कि कई बार अबॉर्शन करना डॉक्टर की मजबूरी हो जाती है या औरत की मजबूरी हो जाती है. उसके लिए हेल्थ कंडीशन हो सकती है. ओके. अच्छा, मतलब ये लीगल भी हो सकता है अबॉर्शन हाँ कभी जी. कभार? क्योंकि हेल्थ कंडीशन फीमेल की ऐसी है कि उसने कंसीव कर लिया बट शी कैन नॉट ब्रॉन द चाइल्ड. दूसरी चीज़, कंसीव कर लिया, जो फिटिसाइड है वो बढ़ ही नहीं रहा जैसा होना चाहिए, बेबी का ग्रोथ वैसा नहीं हो रहा, या समटाइम्स कोई और मेडिकल कंडीशंस जो है वो ऐसी आ जाती हैं विच हैज़ नेवर बीन एप्रीहेंडेड बट वो हो गई हैं. तो उन कंडीशन में अबॉर्शन करना लीगलाइज्ड है और उसके लिए डॉक्टर ही रिकमेंड करते हैं कि अबॉर्शन नहीं किया गया तो फीमेल की लाइफ को खतरा हो सकता है या जब बच्चा जो है वो कल को नॉर्मल पैदा नहीं होगा. अच्छा, अगर जैसे मतलब अबॉर्शन कराना इलीगल है, ठीक है, तो मार्केट में मेडिसिन क्यों बिकती हैं कि बच्चे की किलिंग के लिए? देखिए, वो मेडिसिन पहले बिकती थी. आज की डेट में कहते हैं उसे नहीं, आईपिल आती है वो बच्चे की, उसके लिए नहीं है सर. कि अगर देखिए, जब व्हेन वी टॉक अबाउट सेक्सुअल इंटरकोर्स इट कैन बी डन विद सेफ्टी इफ़ यू डोंट वांट टू कंसीव. तो अगर वो सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए गए हैं तो देयर आर सर्टन मेडिसिन्स बिकॉज एवरी टाइम वाइल हैविंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स माइट बी देयर आर चांसेस दैट द गर्ल कैन कंसीव. तो उसके लिए वो एक प्रिवेंटिव मेजर है सो दैट शी मस्ट नॉट कंसीव. अच्छा, बेबी को बॉर्न होने से पहले मार देते हैं. कंसीव ही ना हो इस चीज़ के लिए दैट इज़ द मेडिसिन. जो आप आईपीएल की बात कर रहे हैं, दैट इज दैट मेडिसिन ओनली. मतलब वो इट इज़ लाइक कि अगर कंसीविंग के चांसेस लगते हैं कि वो कंसीव ना हो बेबी तो वो मेडिसिन तब होती है. दैट इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू अबॉर्शन. अबॉर्शन क्या है कि आपके अंदर फिटिसाइड बन चुका है. उसके बाद आपको लगता है कि मेरे पास पहले लड़की है, मेरे को तो लड़का चाहिए था. आप फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ने अगर आपका वो लिंग निर्धारित, बच्चे का लिंग निर्धारित टेस्ट किया भी है तो पहले तो वही अपराध है. उसके बाद अगर करने के बाद फिर उसका अबॉर्शन किया जाता है तो वो फिर एक और अपराध है. तो इसीलिए अब जहाँ पे अबॉर्शन अपराध नहीं है वो सिर्फ वही है जहाँ पे मेडिकल कंडीशंस ऐसी हैं कि फीमेल को नुकसान हो सकता है या बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं है. तो उन कंडीशन में डॉक्टर खुद ही रिकमेंड करते हैं कि अबॉर्शन
ज़रूरी है। समटाइम्स हो सकता है कि हार्ट बीट बच्चे की नहीं मिल पा रही है, तो Okay. वो फिटिसाइड तो डेवलप हुआ छोटा सा, बट हार्ट बीट नहीं मिली, तो मेडिकली दैट डॉक्टर कैन आंसर यू बेटर। बट हाँ, अबॉर्शन रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर पे किया जाता है कि देर आर सर्टन मेडिकल कंडीशंस, तो वो अपराध नहीं है। बट लिंग निर्धारित टेस्ट करना और उसके बाद उसका अबॉर्शन करना, वो जो है वो एक अपराध है। क्रिमिनल लॉ के बारे में बताइए। देखिए, क्रिमिनल लॉ हमारे पास 3 हैं जो कि अभी चेंज कर दिए गए हैं, भारत सरकार ने चेंज किए हैं, जो कि 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट कर दिए जाएंगे। ओके तो एज सच क्रिमिनल लॉ में सबके सब अपराध जो हैं, ओके, अपराधी हैं। अपराध ओके ओके, अपराध जो हैं उनको डिफाइन किया गया है, ठीक है। उनकी सज़ा दी गई है। तो कुछ कई बार ज़रूरी नहीं है कि आपने कुछ किया वही अपराध है, कुछ आपको नहीं भी करना है, कई बार वो भी अपराध है। अच्छा कि आपको रोका गया आप कर दो तो वो भी अपराध है, कुछ आपको करना था आपने नहीं किया वो भी अपराध है। 2 चीज़ें हैं, एक आपको कुछ करना था आपने वो नहीं किया, आपको कुछ नहीं करना था आपने वो कर दिया, दोनों तौर से वो अपराध माने जाते हैं। है। हमारे पास जो 3 लॉ हैं, वो एक लॉ तो डील करता है जिसमें डिफाइन किया गया है, परिभाषा दी गई है कि ये चीज़ें अपराध है, इसकी इतनी सज़ा हो सकती है। ओके दूसरी चीज़ ये बताती है कि अगर वो अपराध हो जाता है तो उसका साक्ष्य एविडेंस कैसे इकट्ठा किया जाएगा। तीसरी चीज़ ये बताती है, तीसरा लॉ ये बताता है कि अपराध हो गया, उसका एविडेंस कलेक्ट कर लिया, कोर्ट में उसे कैसे पेश किया जाएगा। ओके, तो वो प्रोसीजरल लॉ है। ठीक है। तो इन तीनों लॉ को मिला के ही हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को चला पा रहे हैं, अदरवाइज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम नहीं चल पाएगा। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हमारे पास भारतीय न्याय दंड संहिता ही है जो कि क्रिमिनल लॉ के बारे में बात करती है। आप अभी मैंने डॉरी प्रोहिबिशन बात की, ये भी एक क्रिमिनल लॉ है। इमोरल टैरिफिकिंग एक्ट है, ये भी एक क्रिमिनल लॉ है। हम बात कर रहे थे डोमेस्टिक वायलेंस की, वो क्वासाई क्रिमिनल है, थोड़ा क्रिमिनल का पार्ट है, थोड़ा दूसरा पार्ट है। एनडीपीएस की बात करते हैं, वो क्रिमिनल लॉ है हमारे पास। तो देर आर नंबर ऑफ, आईपीसी क्यों है बेसिकली, क्योंकि वो एक सेंट्रल लॉ है। अदर लॉज वो छोटे छोटे लॉज हैं, बट बहुत सारे और लॉज हैं जो कि बाकी 2 एविडेंस एक्ट और हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर से गवर्न होते हैं। मारपीट के लॉ के बारे में बताइए। देखिए, अगर कहीं मारपीट होती है, मतलब झगड़ा हो जाता है, Okay. सिर्फ बहसबाजी नहीं, हाथापाई हो गई है, झगड़ा हो गया है, तो हमारी आईपीसी की धारा 159 ओके लगती है, जिसमें 1 महीने तक की सज़ा हो सकती है ओके, और फाइन भी इम्पोज किया जा सकता कोई है। मारपीट में मर जाता फिर क्या होता? फिर तो सर मर्डर का सेक्शन लगा। मारपीट डिपेंड करता है ना किस लेवल तक की मारपीट हुई है। देखिए 159 तो एक एफरे काइंड ऑफ है कि आप पीस डिस्टर्ब कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो गया आपका, उससे ऊपर चली जाइए तो नहीं, मारपीट मारपीट करते करते गलती से मर्डर हो गया फिर? अब डिपेंड करेगा वो मारपीट शुरू कहाँ से हुई थी, ओके कि वो सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन था और सामने वाले के पास कैसा ऐसा कोई हथियार था। अगर मैं और आप बात कर रहे हैं, बात करते करते हमारा झगड़ा हो गया, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं भी हथियार लेके बैठी हूँ, आप भी हथियार लेके बैठे हैं, तो फिर कोई ना कोई इंटेंशन रही होगी। अगर किसी के पास हथियार था, उसने मार दिया, या कोई बॉटल तोड़ के मार दिया किसी को, हम मान लीजिए कहीं बैठे थे, ग्लास तोड़ा, घोंप दिया, तो सर उस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि क्या वो प्राइवेट डिफेंस के अंडर आ रहा है, ठीक है, या एक्सेप्शंस में फॉल कर रहा है, ये नहीं कर रहा। अगर मारपीट एक मर्डर में कन्वर्ट हो जाती है कि किसी की हत्या में कन्वर्ट हो गई, हो सकता है मारपीट से किसी को छोटी मोटी चोटें लगे तो वो सिंपल हर्ट में आ जाता है। हो सकता है किसी को बहुत ज़्यादा चोटें लग जाएं तो वो ग्रीवियस हर्ट में आ जाता है, गहरी चोटें देने की उसमें। अगर ऐसे ही छोटे मोटे झगड़े से शुरू होके किसी ने किसी को मारने की कोशिश की पर वो बच जाता है, तो अटेम्प्ट टू मर्डर आ जाता है सर। अगर किसी की डेथ ही हो गई है, हत्या ही हो गई है, तो फिर वो मर्डर में आ जाएगा। बट इन सब चीज़ों में ये देखा जाएगा कि वो झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे जाके वो बात इतनी कैसे बढ़ी, और फिर दोनों पार्टीज़ को ही सुना जाएगा। दोनों पार्टीज़ मतलब अगर किसी की हत्या हो गई तो फिर उसके रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, घर वाले होंगे जो कि केस लड़ना चाहेंगे। तो इस तरह से छोटी सी मारपीट के कई रूप हो सकते हैं। अगर हम सिंपली छोटी सी झगड़े की बात करें तो उसकी 1 महीने तक की सज़ा है। इंडिया में झूठे केसेस भी डाले जाते हैं? बहुत सारे सर। कैसे? जैसे हमने अगर मैं बात करूं, डोमेस्टिक वायलेंस के हो सकते हैं, डाउरी के हो सकते हैं, रेप के हो सकते हैं, देन सर
ये 3 एग्जाम्पल्स आई थिंक आंसर के लिए सफाइस होंगी, क्योंकि जहाँ तक हम डॉरी की बात करते हैं, क्योंकि लड़कियों को पता है कि अगर ये एक ऐसी चीज़ है, अगर हम अपने ससुराल वालों पे डिमांड ऑफ डॉरी का केस डालेंगे तो अब हमसे थोड़ा दबके रहेंगे, पुलिस आएगी, उनसे पूछताछ करेगी। डोमेस्टिक वायलेंस का केस डालेंगे तो उनकी बदनामी हो सकती है, तो वो इन चीज़ों से अपने घर वालों को दबाने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक रेप केसेस की बात करूँ, समटाइम्स मैं ये कहना चाहूँगी कि रेप केसेस एक्चुअल में भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, बट बहुत सारे केसेस ऐसे भी बढ़ गए हैं जिसमें रेप के झूठे केसेस होते हैं। लड़के ने ही अगर लड़की को ना कर दी, देखिए लड़की ने लड़के को बोला कि वो उसको पसंद करती है, लड़के ने ना कर दी, तो लड़के पे रेप का केस डालना बहुत आसान है लड़की के लिए, असॉल्ट का केस डालना बहुत आसान है, छेड़खानी का केस डालना बहुत आसान है। तो इसके लिए मतलब कि जज को प्रूफ नहीं चाहिए? नहीं, सिर्फ मतलब कहने सर से देखिए, आप उसके लिए क्या है, इसीलिए मैं जब बात करती हूँ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की, कि कोई भी पुलिस के पचड़े में मतलब फंसना नहीं चाहता। ओके। पुलिस के पास जाने से लोग डरते हैं। अब लड़की ने पुलिस के पास गई, रिपोर्ट दर्ज करा दी, ओके, ठीक है, लड़की का मेडिकल होगा, ठीक है, मेडिकल में मान लीजिए असॉल्ट आया, नहीं आया, वो एक बात की बात है, क्योंकि ये एक ऐसा ऑफेंस है जिसकी इमीडिएटली ज़मानत नहीं मिलती है, ओके, ठीक है। तो पुलिस वाला लड़के को बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकता है, उसको वारंट लेने की भी ज़रूरत नहीं है। तो और दूसरा, जहाँ तक मेडिकल की बात करते हैं, मेडिकल अगर 24 घंटे में हो जाता है लड़की का, तो उसकी बॉडी से कुछ डीएनए रिकवर हो सकते हैं, कुछ सीमेन के सैंपल्स रिकवर हो सकते हैं, कुछ साइंस की रेप हुआ या नहीं। अगर 24 घंटे से ऊपर का हो गया तो वो वैसे भी वैनिश हो जाते हैं। ओके। सो रेप केसेस फिर इसलिए जिनके साथ ये घिनौना अपराध हुआ होता है उनको भी शायद न्याय मिलने में दिक्कत रहती है, और सोसाइटी वाले ये सोचते हैं कि ये लड़की शायद ऐसी है कि इसने झूठा केस तो नहीं कर दिया। और दूसरी चीज़ जहाँ तक रही हमारे समाज में केसेस की बात, डिवोर्स केस की बात या मेंटेनेंस केसेस की बात, इसमें भी बहुत झूठ चलता है। मेंटेनेंस में ये दिखाया जाता है बहुत सारे केसेस में, प्रैक्टिकली जब मैं प्रैक्टिस करती थी मैंने देखा कि लड़की कुछ नहीं कमा रही है, पर लड़की एक्चुअली में कहीं ना कहीं जॉब कर रही होती थी, उसके डॉक्यूमेंट नहीं दिखाए जाते। लड़कियां नौकरी छोड़ देती हैं क्योंकि वो उनको इजी मनी लगता है कि हस्बैंड देगा खर्चा, हस्बैंड अच्छी फैमिली से है, मैं नौकरी करूँगी तो उससे बेटर है कि हस्बैंड खर्चा देगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें झूठे केसेस दर्ज होते हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं झूठे केसेस की, केस तो एक बार दर्ज हो जाता है सर, उसके बाद पुलिस आपसे पूछताछ करे, हो सकता है आप इनोसेंट भी प्रूव हो जाए, ओके। बट अगर आप पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराने जाएगी कोई महिला कि मेरे साथ रेप हुआ, तो पुलिस तो उसको दर्ज करेगी। इन्वेस्टिगेशन करके, इंक्वायरी करके, वो बात की बात है कि केस एस्टेब्लिश होता है या नहीं होता, दूसरी पार्टी को अरेस्ट भी किया जा सकता है, सब चीज़ें हैं। क्योंकि पुलिस पे ये ड्यूटी इम्पोज की गई है कि पुलिस के पास कोई आता है उस केसेस में जिनको कि हम कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस कहते हैं, जिनमें ज़मानत नहीं मिलती है, जिनमें सज़ा जो है वो 3 साल से ऊपर की है, तो पुलिस को उसकी एफआईआर दर्ज करनी है। तो पुलिस फिर जो चार्जशीट की बजाय पुलिस फिर ये डॉक्यूमेंट फाइल कर देती है कि इसके खिलाफ कोई केस नहीं बनता, बट इनिशियल स्टेज का जो प्रोसेस है सर, तब तक वो पूरा हो चुका होता है, सोसाइटी में बदनामी हो चुकी होती है। अगर हम डिजिटल फ्रॉड के शिकार हो गए हैं तो हमें अपने पैसे वापस मिल सकते हैं? सर देखिए, बहुत सारे साइबर सेल्स खुल गए हैं, Okay. आप उसका कंप्लेंट कर सकते हैं अपने बैंक के पास भी, साइबर सेल में भी, बट जो अभी तक देखा गया है कि 24 घंटे में आप कंप्लेंट कर दें तो चांसेस हैं कि आपके कितने पैसे, परसेंटेज है मतलब चांसेस? पूरे 100% तो नहीं है, 24 घंटे में कंप्लेंट कर दिया जाए तो चांसेस हैं 50-50 मान लीजिए कि आपका रुपया आपको वापस मिल जाएगा। अगर कोई गलत ट्रांजैक्शन हो गई, आप बैंक में कर देते हैं तो बहुत, बैंक में भी कंप्लेंट साथ के साथ कर दें तो बहुत सारे केसेस में देखा गया कि वो पैसा वापस आ जाता है। बट टाइम पीरियड है सर, क्योंकि कई चीज़ें टाइम स्पैम के बाद नहीं हो पाती हैं। अगर सीसीटीवी कैमरे में कोई अपराध रिकॉर्ड हो जाता है तो कोर्ट उसे मानती है? जी सर, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस या डिजिटल एविडेंस के अंडर लेते हैं। ठीक है। तो क्योंकि वो सीसीटीवी कैमरा है तो कोर्ट एक्सपर्ट नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को देखे, उसके लिए आईटी एक्ट के प्रोविजंस के अंडर सेक्शन 65B है एविडेंस एक्ट का, एक सर्टिफिकेट चाहिए एक्सपर्ट से कि इस सीसीटीवी कैमरा की जो फुटेज के साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई, जो ये दिख रहा है इसमें कोई एडिटिंग नहीं की गई है, तो एज इट इज़ ये सीसीटीवी कैमरा की फुटेज जो है मैं सर्टिफाई करता हूँ कि ये ऑथेंटिक है, ओरिजिनल है, तो कोर्ट उस सर्टिफिकेट के साथ उस सीसीटीवी कैमरा की फुटेज को मानती है। सिर्फ सीसीटीवी फुटेज कैमरा ही नहीं,
कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, कोई भी डिजिटल एविडेंस 65B के प्रावधान के साथ अगर सर्टिफिकेट लेके कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है तो कोर्ट उसे मानती है। आपको जैसे 17+ ईयर से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है लॉ वाली लाइन में, तो आप यूथ को क्या संदेश देना चाहोगे, क्या एडवाइस देना चाहोगे जो लॉ वाली लाइन में परस्यू करना चाहते हैं? लॉ एज ए करियर बहुत अच्छा ऑप्शन है। ओके। लॉ करने के बाद उनके पास बहुत सारी ऑप्शंस जो हैं वो ओपन हो सकती हैं, जैसे कि वो डिफेंस में जैक का पेपर लिख सकते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, वकालत कर सकते हैं, एकेडमिशियन बन सकते हैं अगर वो LLB करने के बाद LLM कर लेते हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन का पेपर लिख सकते हैं, UPSC है, IPS है, IAS है। तो ऑप्शंस आर अनलिमिटेड। बट एक जो आपने ये तो एडवाइस हो गई कि वो लॉ करें, तो उसके बाद क्या क्या ऑप्शन है। जो एडवाइस और संदेश की आपने बात की कि जितनी भी मैंने बात की, मैंने कहा कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं लैग कर रहा है। ओके। इसीलिए शायद हमारी न्याय प्रणाली जिस लेवल तक होनी चाहिए वैसी नहीं है। तो whosoever will pursue law, तो this is an appeal or this is an advice, do take care of profession as a profession which is ideal for each and everyone. You have to make it ideal. आज की डेट में आइडियल है नहीं है। Okay. तो बिकॉज यू आर द फ्यूचर जनरेशन who will be pursuing the law, all the hopes are there with you that you people can make this profession an ideal profession. And जो सर ने सबसे पहले सवाल किया था, अक्षय सर ने, कि लोग कानून से भाग रहे हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है जो लॉ करता है कि लोग कानून से भागे नहीं, कानून की सहायता लें और आप उनकी सहायता करें। ओके। तो आज का पॉडकास्ट यही वाइंड अप करते हैं। इट वॉज नाइस मीटिंग यू। सेम हियर सर। मैंने बहुत कुछ सीखा आपसे। तो हम चाहते हैं कि हम अपना सेकंड एपिसोड शूट करने के लिए हम आपको दोबारा से बुलाएं। तो थैंक यू सो मच सर, आई बी वेटिंग फॉर द सेम। ओके मैम। थैंक यू दोस्तों एपिसोड पूरा देखने के लिए। आई होप आपको अपने राइट्स के बारे में अवेयरनेस मिली होगी जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दी है। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। थैंक यू।